सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द 5th वीक ऑफ जुलाई, दैट इज फ्रॉम 28th ऑफ जुलाई टू 2nd ऑफ द अगस्त, in which the first news is 64,000 crore unclaimed deposits with the banks revealed by the finance ministry. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि 64,000 करोड़ अनक्लेम डिपॉजिट बैंक्स के पास है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनक्लेम डिपॉजिट होता क्या है। अनक्लेम डिपॉजिट का मतलब है कि जो भी बैंक अकाउंट्स हैं, फॉर एग्जांपल दो तरह के बैंक अकाउंट्स होते हैं, एक होते हैं हमारे सेविंग अकाउंट्स, एक होते हैं करंट अकाउंट्स। सेविंग और करंट अकाउंट्स जो हैं उनमें अगर आपका जो एक्टिविटी है वो 10 साल तक नहीं हुई है, यानी आपने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया है या कुछ भी अमाउंट सबमिट नहीं किया है 10 सालों के लिए, तो उसको हम बोलते हैं अनक्लेम डिपॉजिट। सेकेंड, इन द केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, इसमें मैच्योरिटी होने पर, फॉर एग्जांपल आपने कोई एफडी बनवाई और आज वो एफडी मैच्योर हो रही है, तो 10 सालों के अंदर अंदर अगर आपने उसको क्लेम नहीं किया, उसका पैसा नहीं लिया बैंक से, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनक्लेम डिपॉजिट। तो यानी कि जो 10 ईयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। तो ऐसे पैसे का गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे पैसे को गवर्नमेंट जो है, पहले तो वो 10 साल तक उसी बैंक अकाउंट में रहते हैं जहाँ पर आपका अकाउंट है, उसके बाद वो पैसा जो है डेफ में ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि आरबीआई मेंटेन करता है। तो व्हाट इज़ डेफ? डेफ इज़ द डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, ठीक है। तो वहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। अब मिनिस्ट्री ने बताया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, कि 64,000 करोड़ रुपीज़ जो है अनक्लेम डिपॉजिट में पड़े हैं विद इन द डिफरेंट बैंक्स, ठीक है। और उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें टॉप पे, यानी सबसे ज़्यादा अनक्लेम डिपॉजिट जो है किसके पास है, एसबीआई के पास, देन पीएनबी एंड देन कैनरा बैंक। जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सबसे ज़्यादा अनक्लेम डिपॉजिट है आईसीआईसी बैंक, फॉलोड बाय एचडीएफसी एंड एक्सिस बैंक। तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अनक्लेम डिपॉजिट क्या है और जो डेफ है इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट न्यूज़ है, दैट इज इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ डिप्स टू 10-month लो ऑफ 1.5% इन जून। आपको याद होगा लास्ट मंथ वाली जो मैंने आपको कंपाइलेशन पढ़ाया था करंट अफेयर्स का, उसमें मैंने आपको कुछ डाटास पढ़ाए थे, एक तो डब्ल्यूपीआई का, एक सीपीआई का, और एक मैंने करवाया था कोर इंडस्ट्रीज़ का। तो कोर इंडस्ट्रीज़ और आईआईपी के ग्रोथ में क्या डिफरेंस है? तो जो कोर सेक्टर है उसमें हम 8 जो मेन सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, जबकि आईआईपी जो है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसमें हम बात करते हैं ओवरऑल सारे सेक्टर्स की, ठीक है। और न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ है वो कम हुई है जून में, दैट इज़ 1.5% हुई है, जबकि यही ग्रोथ मई में 1.9% थी। उसके बाद ये रीज़न क्या है, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो आउटपुट है माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में वो क्या हुआ है, हमारा कम हुआ है, ठीक है। नाउ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको याद रखनी है, डाटा जितने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मंथली आता है डाटा, तो आप कौन सा डाटा याद रखोगे, मंथली नहीं, आपको ईयरली डाटा याद रखना है। बट यहाँ से कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो ये डाटा है हर 28th को जो है वो रिलीज़ होता है, यानी हर मंथ की 28th जो डेट होती है उसको रिलीज़ होता है। अब मान लीजिए 28 को छुट्टी है तो कब होगा, 29th को रिलीज़ होगा। अब मान लीजिए 29th की भी छुट्टी है तो कब हो जाएगा, 30th को रिलीज़ हो जाएगा। तो अगर छुट्टी होती है तो नेक्स्ट डे जो भी होता है, नेक्स्ट वर्किंग डे होता है, उस दिन पे क्या होता है, आपका डाटा रिलीज़ होता है। और कौन रिलीज़ करता है? एनएसओ इस डाटा को रिलीज़ करता है, ठीक है। पहले जो है 42 डेज़ के गैप पर ये डाटा रिलीज़ किया जाता था, लेकिन अब जो है इसको हर महीने की 28th जो भी तारीख आती है उस पर रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें बता रखा है कौन सा सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई, ठीक है, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है स्टील प्रोडक्शन रैंकिंग। थर्ड न्यूज़ है कि हमारी जो स्टील की प्रोडक्शन है उसमें हमारी रैंक हो गई है नंबर 2। नंबर 1 पे हमारे पास चाइना है विद 1005 मेट्रिक टन ऑफ प्रोडक्शन, वाइल द इंडिया हैज़ 149 मेट्रिक टन। गैप काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टिल वी आर ऑन द सेकेंड नंबर, ठीक है। और अगर इंडिया में देखें तो उड़ीसा जो है वो लीडिंग स्टेट है, फॉलोड बाय झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो ये रैंकिंग वाली चीज़ें कई बार पूछ ली जाती है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हम सेकेंड नंबर पे हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, दैट इज़ एमिनेस्ट इकोनॉमिस्ट मेघनाथ देसाई डाइड। तो अगर आप लोग को पता है, आप लोगों ने एचडीआई पढ़ा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो आपको पता होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को फॉर्म करने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो अमर्त्य सेन का था, और अमर्त्य सेन के साथ जो दूसरे नाम आता है वो है मेघनाथ देसाई का, ठीक है, जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। वो हाउस ऑफ लॉर्ड में जो है स्पीकर रह चुके हैं इन 2011। हाउस ऑफ लॉर्ड क्या है? जैसे हमारा राज्यसभा होता है
एक राज्यसभा एक लोकसभा है, वैसे ही राज्यसभा जैसे हमारे यहाँ पे होता है, इनके यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड होता है, ठीक है, यूके की पार्लियामेंट में। तो वहाँ के ये स्पीकर रह चुके हैं और इन्हें हमारे यहाँ का जो पद्म भूषण है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो मिला था 2008 में, ठीक है, 2008 में उन्हें ये अवार्ड मिला था। बस इतना ही आपको याद रखने की ज़रूरत है। और ये किससे रिलेटेड थे, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड थे, तो ये भी आपको याद रखना है। Our next news is the PM Modi to release 20th installment of PM Kisan on 2nd of August from Varanasi. एक स्कीम आई थी इन द बजट ऑफ 2019 जिसमें कि किसानों को, कौन से किसानों को, पहले जब ये स्कीम आई थी तो बोला गया था जितने भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको क्या दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा कुछ पैसे। कितने पैसे दिए जाएंगे, 6,000 रुपीज़ दिए जाएंगे पूरे साल में 3 इंस्टॉलमेंट्स में। और 3 इंस्टॉलमेंट्स में कैसे मिलेंगे, हर 4 महीने के बाद उन्हें कितने पैसे मिलेंगे, 2,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो बजट में अनाउंस हुई थी स्कीम, इसको रेट्रोस्पेक्टिव लागू किया गया था। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब आया ये बजट 2019 में था, यानी फरवरी 2019 में आई थी, लेकिन इसकी पहली इंस्टॉलमेंट कब दी गई थी, दिसंबर 2018 में दी गई थी। और ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में भी पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये एक कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर होती है और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर मतलब कि जिसमें स्टेट का भी शेयर होगा, राइट, तभी तो वो स्पॉन्सर हुई। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें कि 100% जो होता है, यानी 100% फंडिंग कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। उसी की 20th इंस्टॉलमेंट जो है वो मोदी जी ने रिलीज़ की है फ्रॉम द वाराणसी। हर न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती लेकिन उससे रिलेटेड जो भी स्कीम है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, IMF की एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कौन सी रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिसमें कि IMF वाले बताते हैं कि हर कंट्री का जो GDP ग्रोथ होगी वो किस रेट से बढ़ेगी, वो फोरकास्ट करते हैं बेसिकली। अब 2025-26 के लिए उन्होंने फोरकास्ट किया है, दैट इज़ 6.4% की ग्रोथ रेट से हमारी इंडिया की GDP इंक्रीज होगी। ADB ने बोला है कि 6.5 से होगी, RBI ने बोला है 7.2% से होगी, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करती हैं, रेट डिसाइड करती है। ड्यू टू लो टैक्स रेट और GDP ग्रोथ जो है उन्होंने फोरकास्ट किया है 6.4, ठीक है। तो बस इसमें आपको नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है दैट इज कि ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये कौन जारी करता है, ठीक है। ओके, मूविंग। सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, दैट इज इंडियाज fiscal deficit for the month of April to June stood at 17.9% of the full year target यानी कि जो भी हमने टारगेट रखा है उसका 17.9% जो है वो क्या हो चुका है, वो अभी हमारा यूज़ हो चुका है, ठीक है। और ये हमें डाटा किसने प्रोवाइड किया है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने। हमारे बजट में इस बार जो फिजिकल डेफिसिट है उसका टारगेट रखा गया था 4.4%, और जबकि 2022-23 का जो हमारा टारगेट था वो था 4.8% ऑफ द GDP। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि फिजिकल डेफिसिट का टारगेट हमने कितना रखा है, उसमें से कितना यूज़ हो चुका है, एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल डेफिसिट, ये आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में।